उत्तर प्रदेश में माफिया और अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए यूपी सरकार ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कई आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चाओं में है जेल में बंद पूर्व सांसद और माफिया डॉन अतीक अहमद, जिस पर उमेश पाल हत्याकांड का इस वक्त इल्जाम लगा हुआ है। अतीक अहमद और उसके कई गुर्गों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है, जो जेल में बंद होने के बावजूद भी अपना गैंग ऑपरेट करता है, ठीक वैसे जैसे दिल्ली और पंजाब के गैंगस्टर ऑपरेट करते हैं। तो आज हम आप इस वीडियो में बताएंगे गैंगस्टर एक्ट क्या होता है, पुलिस कैसे किसी अपराधी को गैंगस्टर एक्ट घोषित करती है और कब उसकी संपत्ति कुर्क की जाती है। भारत में गिरोह बनाकर अपराध करने वाले बदमाशों के खिलाफ सरकार ने 1986 में गैंगस्टर एक्ट बनाया और लागू भी किया था। गैंगस्टर एक्ट अधिनियम 1986 के मुताबिक एक या एक से ज्यादा व्यक्तियों का समूह जो अपराध के जरिए अनुचित लाभ अर्जित करता है या फिर इस मकसद से इस एक्ट में उल्लिखित अपराध करता है, तो वो गैंगस्टर एक्ट कहा जाता है, चाहे वो अपराध किसी भी तरह का क्यों ना हो। सीधे कहें तो गैंगस्टर एक अपराधी है जो एक गैंग का सदस्य है। ज्यादातर जो गैंग होते हैं संगठित अपराध का हिस्सा माने जाते हैं। गैंगस्टर शब्द भीड़ और प्रत्यय स्तर से लिया गया है और इनके गैंग एक व्यक्तिगत अपराधी की तुलना में बहुत बड़े और अधिक जटिल अपराध करते हैं। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के तमाम देशों में गैंगस्टर सक्रिय हैं। जानकार तो ये भी बताते हैं कि हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी वसूलना, इन जैसे संगीन अपराध में शामिल एक या एक से ज्यादा व्यक्ति जो अपनी जीविका अर्जित करने के लिए अपराध करते हैं, जिनका जीविका कमाने का साधन ही अपराध होता है, और वो अपराध करके संपत्ति जो इकट्ठा करते हैं और वे संपत्ति अर्जित करने के मकसद से ही अपराध करते हैं। मतलब सीधा सीधा मतलब वही है कि जो इस तरह से संपत्ति अर्जित करता है वो इस एक्ट में आ जाता है, इस श्रेणी में आ जाता है। गैंगस्टर की कार्रवाई के लिए एक या एक से ज्यादा मुकदमे हो सकते हैं। ऐसा अपराधी जो गैंग के रूप में काम करता है और अपने साथी बदलकर अलग अलग आपराधिक घटनाओं को लगातार अंजाम पे दिया करता है, ऐसे व्यक्ति को गैंगस्टर के तौर पर नामित करने के लिए संबंधित थाने का प्रभारी जो होता है एसएचओ एक चार्ट बनाता है, जिससे गैंग चार्ट भी कहा जाता है। जानकारों के मुताबिक उस गैंग चार्ट में उस व्यक्ति या फिर व्यक्तियों का एक समूह होता है जो अपराध करता है, उसके नाम और अपराध के विवरण उसमें दर्ज किए जाते हैं। उसमें गैंग को संचालित करने वाले अपराधी को गैंग लीडर कहा जाता है, उसके तौर पर उन्हें दर्शाया जाता है। इसमें सबसे अहम बात यह है कि उन मामलों में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट भी लगना जरूरी होता है, जिसे कोर्ट में दाखिल किया गया हो। एसएचओ इस चार्ट को अपने ही वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष पेश करते हैं और प्रस्तुत करते हैं। ये चार्ट सीईओ होते हैं, एसपी होते हैं, उनके पास होते हुए जिले के डीएम तक पहुंचाया जाता है। डीएम उस गैंग का चार्ट और अध्ययन और निरीक्षण करते हैं और अगर उन्हें लगता है कि आरोपी गैंगस्टर एक्ट के तहत आ रहा है तो गैंग के चार्ट को एसडीएम साहब मंजूरी दे देते हैं। इस तरह से आरोपी को गैंगस्टर एक्ट घोषित किया जाता है। उत्तर प्रदेश में तत्कालीन सरकार ने गैंगस्टर एक्ट में संशोधन किया था। यूपी गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप जैसे निवारण संशोधन देखा जाए, अध्यादेश 2015 को तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक ने मंजूरी दी थी और इसके बाद गैंगस्टर एक्ट का दायरा बढ़ा दिया गया था। गैंगस्टर एक्ट में दोषी अपराधी को न्यूनतम 2 साल और अधिकतम 10 साल सजा दिए जाने का प्रावधान है। इससे पहले गैंगस्टर एक्ट में केवल 15 तरह के अपराध शामिल थे, लेकिन बाद में इसके तहत आने वाले अपराधों की संख्या में लगातार इजाफा भी देखने को मिला। उन अपराधों में साहूकारी विनियमन अधिनियम 1976 के अधीन दंडनीय अपराध, गोवध निवारण अधिनियम 1955 और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 में उपबंधों के उल्लंघन में मवेशियों के अवैध परिवहन अथवा तस्करी के कार्यों में संलिप्तता शामिल किए गए हैं। साथ ही वाणिज्यिक शोषण, बंधुआ श्रम, बाल श्रम, यौन शोषण, अंगों की तस्करी, भिक्षावृत्ति, मानव तस्करी, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप, इन सब के अधिनियम 1966 के अधीन दंडनीय अपराध, जाली भारतीय नोट का मुद्रण, परिवहन और परिचालन करना, नकली दवाओं के उत्पाद करना, विक्रय और वितरण में शामिल होना भी आता है। आयुध अधिनियम 1959 की धारा 5, 7 और 12 के उल्लंघन में आयुध और गोला बारूद के विनिर्माण, विक्रय और परिवहन में शामिल होना। भारतीय वन अधिनियम 1927 और वन जन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के उल्लंघन में आर्थिक लाभ के लिए वध करना, उत्पादों की तस्करी करना, आमोद तथा पढ़कर अधिनियम 1979 के अधीन दंडनीय अपराध, राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और जीवन को प्रभावित करने वाले अपराध भी गैंगस्टर एक्ट में आते हैं। साल 2021 में यूपी गैंगस्टर नियमावली में नए प्रावधान शामिल किए गए, जिसके तहत पहले
संपत्ति जब्त करने का प्रावधान वैकल्पिक था और ऐसे मामलों के मुताबिक अलग अलग फैसले भी लिए जा सकते थे। लेकिन साल 2021 के नए प्रावधान के मुताबिक गैंगस्टर एक्ट में संपत्ति जब्ती तो जरूरी बनाने के साथ साथ डीएम के अधिकार और भी ज्यादा बढ़ा दिए गए। नए प्रावधान के मुताबिक एक ही अपराध करने पर भी गैंगस्टर की कार्रवाई की जा सकती है, जैसे हमने बहुत केसों में देखा। जबकि इससे पहले किसी आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई करने के लिए 2 या फिर उससे ज्यादा मुकदमे होना जरूरी था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। नए प्रावधान के मुताबिक अब आईपीसी की धारा 376 डी यानी कि सामूहिक दुष्कर्म, 302 यानी कि हत्या, 395 यानी कि लूट और 396 यानी कि डकैती और 397 यानी कि हत्या कर लूट जैसे संगीन मामलों में भी गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जा सकती है। और इतना ही नहीं, अब अगर कोई भी नाबालिग है और गंभीर अपराध करता है तो उसके खिलाफ भी डीएम की अनुमति से गैंगस्टर एक्ट लगाया जा सकता है, जबकि इससे पहले ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला था। नाबालिग अपराधी इस कार्रवाई से बहुत ही आसानी से बच जाया करते थे। तो नए प्रावधान के मुताबिक गैंगस्टर एक्ट के मामले में अब जांच अधिकारी को विवेचना के दौरान या फिर चार्जशीट दाखिल करते समय संपत्ति जब्त किए जाने की रिपोर्ट भी देनी होगी। अगर जांच अधिकारी ये रिपोर्ट नहीं देगा तो डीएम इसकी वजह से एसएसपी से पूछ सकते हैं। साथ ही ऐसे मामलों में डीएम जांच के आदेश भी दे सकते हैं। नए प्रावधान के तहत अब गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध होने वाले अपराधी पर दर्ज सभी मामलों की जानकारी थानेदार को थाने के गैंग चार्ट में दर्ज करनी पड़ती है। गैंगस्टर एक्ट के मामले में कहीं कोई लापरवाही ना हो, इसके लिए डीएम हर 3 महीने में, कमिश्नर हर 6 महीने में और अपर मुख्य सचिव जो गृह विभाग के होते हैं हर साल इसकी समीक्षा करेंगे। अगर गैंगस्टर एक्ट के तहत गलत कार्रवाई की गई है तो अब उसे वापस भी लिया जा सकता है। जांच के दौरान डीएम उसे खारिज कर सकते हैं। पिछले 27 अप्रैल 2022 को देश की सबसे बड़ी कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के मकसद से एक बड़ा फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा था कि अगर किसी आरोपी के खिलाफ पहली बार मुकदमा दर्ज किया जाता है और वो अपराध में शामिल भी पाया जाता है तो भी उसके खिलाफ यूपी गैंगस्टर्स और एंटी सोशल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत मुकदमा उसके ऊपर चलाया जा सकता है। भले ही एक्ट की धारा 2B में उल्लेखित किसी भी असामाजिक गतिविधि के लिए केवल एक अपराध या फिर एफआईआर या आरोप पत्र दाखिल क्यों ना किया गया हो। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने ये फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर अपनी मुहर लगाई थी जिसमें ये कहा गया था कि किसी भी गैंग द्वारा किया गया एक अपराध भी गैंग के सदस्य पर गैंगस्टर एक्ट लागू करने के लिए काफी है। दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की धारा 83 सीआरपीसी सेक्शन 83 जो फरार व्यक्ति की संपत्ति कुर्की करने का प्रावधान भी करती है। सीआरपीसी की धारा 83 के मुताबिक धारा 82 के अधीन उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे उद्घोषणा जारी किए जाने के पश्चात किसी भी समय उद्घोषित व्यक्ति की जंगम या स्थावर अथवा दोनों प्रकार की किसी भी संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है। लेकिन अगर उद्घोषणा जारी करते समय कोर्ट का शपथ पत्र द्वारा या फिर अन्यथा ये समाधान हो जाता है कि वो व्यक्ति जिसके संबंध में उद्घोषणा निकाली जाती है ऐसा आदेश उस जिले में जिसमें वो दिया गया है वो उस व्यक्ति की किसी भी संपत्ति की कुर्की का प्राधिकृत करेगा और उस जिले के बाहर उस व्यक्ति की किसी भी संपत्ति की कुर्की तब प्राधिकृत करेगा जब वो उस जिला मजिस्ट्रेट यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं उनके द्वारा जिले में ऐसी संपत्ति स्थित है। तो ये था गैंगस्टर एक्ट जो अब बहुत ज़्यादा चर्चा में है। जब से उमेश पाल की हत्या की गई है गैंगस्टर अतीक अहमद के द्वारा तब से गैंगस्टर एक्ट को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। तो आज इसके इस वीडियो में हम आपको गैंगस्टर एक्ट के बारे में बताने की कोशिश कर रहे थे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, थोड़ा सा हटके लगा होगा। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे थे अभी तक तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो पर अपने विचार रखिए। नमस्कार, जय हिंद।